सिक्स देखते हैं। देखिए ये थोड़ा प्रूव करने वाला है, इसमें प्रूव करना है, इसलिए थोड़ा आपको समझने का कोशिश करना है क्या करना है। देखिए इसमें एक ट्रेनल दिया, सीधा स्ट्रेट लाइन इसी ट्रेनल, और इस ट्रेनल में देखिए क्या दे रहा है आपको, ए बी और सी एक ट्रेनल, ठीक है। और इस ट्रेनल में आपको दिया हुआ इंफॉर्मेशन में क्या करना है कि एक कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे इसको प्रूव करने के लिए आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको डी पॉइंट मानना है। यानी कि आपको इतना एज्यूम करना है। तो क्या एज्यूम करना है, तो देखिए क्या करेंगे, लेटस क्या करना है, कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, इन ट्रेनल ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रेनल ए बी सी, लेट अस कंसीडर इन ट्रेनल ए बी सी। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, इन ट्रेनल ए बी सी सी डी परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर भी इस सेंटेंस में यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखते हैं सी डी परपेंडिकुलर टू, किस पे है परपेंडिकुलर, ए बी, इतना लिख लिए। अब इसके अलावा हमको कंसीडर कर लिए कि ए बी सी एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इंफॉर्मेशन एक और गिवन में दिया हुआ है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो देखिए गिवन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में गिवन कर रहा है कि आपको अगर मालूम है कि cos A इक्वल टू cos B है, cos A इक्वल टू cos B है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको करना है क्या, प्रूफ दैट या शो दैट, जो भी दिया हुआ है वो एंगल A इक्वल टू एंगल B, यही आपको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने का फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा स्टेप क्या होता है, क्या करते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इसको प्रूफ करते हैं। तो हम यहाँ पे प्रूफ लिखें, और प्रूफ लिखने के बाद मेरा काम क्या रहेगा आपका, अब आपका एक ही काम है कि आप गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इसको कोशिश कीजिए कि हम कैसे बनाएं। देखिए आपके गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, cos A इक्वल टू cos, देखिए जैसे प्रूव कर रहे हैं इसी प्रोसेस को फॉलो करने का कोशिश कीजिएगा, इससे इजी इसका मेथड नहीं हो सकता है। cos A इक्वल टू cos B। अब हमको मालूम है कि cos A क्या होता है, क्या हम जैसे ही इस ट्रायंगल में जाएंगे तो इस ट्रायंगल के लिए cos A क्या लिखेंगे कि cos A का मीनिंग क्या होता है, B/H। तो इसमें इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए B कौन सा है, बेस क्या होगा, AD इसका बेस होगा, और H क्या होगा, हाइपोटेनस AC। देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, AD/AC, हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह B के लिए क्या लिखेंगे हम, cos B, तो cos क्या होता है, B/H। इसमें भी हम क्या करेंगे, बेस लेंगे, तो बेस इसके लिए क्या है, BD बेस ली। और उसके बाद इसमें हाइपोटेनस क्या है, BC हाइपोटेनस लेंगे। जैसे ही इतना करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रूफ करते समय ध्यान देना है, यही नोटिस है। देखिए स्टेप होते हैं जो समझना बहुत जरूरी है, तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होंगे यहाँ पे जो हम कर रहे हैं। वो आपका स्टेप क्या हुआ कि देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, AD, और इस BD को यहाँ पे ला सकते हैं इक्वल टू, इस AC को इसके जगह पे लगा सकते हैं क्या, डिवाइडेड बाय BC, ना कर सकते हैं। यानी कि क्या किए हम, AD को यही रहने देंगे, BD को इसके साथ लेगा, AC को इसके साथ लेगा। ऐसा इसलिए किया कि AD और BD साथ साथ हो जाए, AD/BD और AC/BC, ऐसा कर सकते हैं। इसी पॉइंट को नोटिस करना है, और इस इक्वेशन को हमको क्या कर देना है, इस पूरे जो भी ये डाटा आ गया इसको हमको क्या मान देना है, K के इक्वल, यानी कि यहाँ पे एज्यूम क्या करना है, हम क्या लिखते हैं, ये किसके इक्वल है, K के इक्वल है। अब इसके बेसिस पे देखिए आप AD और BD का रिलेशन एक साथ बता सकते हैं, और AC और BC का रिलेशन एक साथ बता सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं,
थोड़ा ये लॉन्ग होगा, प्रूफ है ना, आपको समझने का कोशिश करना है। जैसे ही AD बाई BD AC बाई BC इक्वल टू K हुआ, तब मेरा काम क्या रहेगा कि AD बाई BD। अब देखिए यहाँ पे ये किसके इक्वल है, K के इक्वल है, और ये भी किसके इक्वल है, K के इक्वल है। एक एक स्टेप को लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। क्या है AD और बाई क्या है BD, ये किसके इक्वल है, K के इक्वल है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो AD इक्वल टू K BD लिख सकते हैं। अब AC बाई BC किसके इक्वल है, K के इक्वल है, तो इसी को लिखिए क्या लिख सकते हैं, AC बाई BC है ना। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू क्या लिखेंगे, BC इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं K इंटू BC। अब हम इक्वेशन को क्या मानेंगे, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इस इक्वेशन को सेकंड मान लेंगे। जैसे ही हम AD और AC फाइंड किए, अब मेरा काम क्या रहेगा, AD और AC फाइंड करने के बाद अब हमको इस ट्रेंगल को ध्यान से देखना है। कौन से ट्रेंगल को, CAD को और CBD को। अब देखिए क्या करना है, ट्रेंगल CAD एंड ट्रेंगल CBD। अब इन दोनों ट्रेंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या करेंगे, पहले CAD में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो CAD में जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस इनटू परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे CD स्क्वायर, देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, देखिए कितना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, CD स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर में से AD का स्क्वायर माइनस कर सकते हैं क्या, तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इसी तरह अब इस CAD में लिखिए, अब किसमें लिखेंगे CBD। इसमें भी CD कॉमन है, इसके लिए CD लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, CD स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर, यानी कि BC का स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, BD का स्क्वायर। जैसे ही इतना लिख लिए, अब हमारे पास क्या एक नोटिस करने वाला बात होगा कि CD और CD क्या है, दोनों में कॉमन है, CD स्क्वायर और CD स्क्वायर दोनों में कॉमन है। तो इसको देखिए, इसको बनाने के लिए, इस इक्वेशन को और अच्छी तरह से समझने के लिए इक्वेशन थर्ड मान लिया, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लिया। अब क्या कर देंगे हम यहाँ पे, यूजिंग इक्वेशन क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट है कौन सा है, थर्ड है ना, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम यूज कर रहे हैं। यूज करने का मतलब कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब इन दोनों इक्वेशन को हम यूज करेंगे, देखिए दोनों में CD स्क्वायर इक्वल है, यानी कि RHS साइड इक्वल है, तो LHS साइड क्या होगा, यानी कि LHS इक्वल है तो RHS क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। RHS को हम इक्वल कर देते हैं, देखिए AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर होगा। जैसे ही ये दोनों इक्वल हो गए, तब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, AC वाले को एक साथ रख लेंगे, AD वाले को, D वाले को एक साथ और C वाले, देखिए C वाले को एक साथ और D वाले को एक साथ। अब क्या करते हैं, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर होगा। अब देखिए सबसे, अब यहाँ पे अब क्या नोटिस करना कि हमारे पास AC BC स्क्वायर मालूम है, AD और BD को देखेंगे तो इक्वेशन अब बच क्या गए थे, थर्ड और फोर्थ को यूज कर लिए। अब बचे इक्वेशन क्या थे, फर्स्ट और सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखिए तो AD इक्वल टू क्या दिया हुआ, AD इक्वल टू क्या दिया हुआ है, KBD, और AC इक्वल टू क्या दिया हुआ है, KBC। तो देखिए यहाँ पे AC के जगह हम क्या प्रूव कर सकते हैं, AC इक्वल टू क्या है, KBC, और AD इक्वल टू क्या है, KBD।
तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए इन दोनों इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे। जैसे ही इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे तो देखिए क्या नोटिस करने वाला बात है। हमारे पास एडी के जगह पे क्या लिखते हैं, के बी डी, कहाँ है एडी, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, और एसी की जगह पर हम पुट करते हैं जो इंफॉर्मेशन उसको, एसी की जगह पे के बी सी, के बी सी, इसको क्या करेंगे, अब के बी सी कौन बनेगा, करोड़पति नहीं, के बी सी, हम क्या करेंगे, के बी सी का स्क्वायर किया माइनस बी सी, बी सी स्क्वायर होने दिए इक्वल, अब क्या करेंगे, एडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर, एडी का वैल्यू मालूम है, के बी डी, चलिए के बी डी लिखते हैं हम, के बी डी माइनस के बी डी का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, बी डी का स्क्वायर। अब देखिए इसमें कुछ स्क्वायर करने का, देखिए एक एक स्टेप पर आ रहे हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको। अब हम क्या करेंगे, के स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, इसको कर सकते हैं क्या, माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए के, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर होगा। जैसे ही इतने टर्म हम लिखेंगे बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, बी डी स्क्वायर है, यहाँ पे बी सी स्क्वायर है, और यहाँ पे बी डी स्क्वायर है, तो देखिए के स्क्वायर और के स्क्वायर टर्म को हम क्या करेंगे, एक साइड में लेकर जाएंगे और इसको एक साइड में, तो के स्क्वायर को जैसे ही इस साइड में लेके आएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी डी स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर होगा। अब इन दोनों में देखिए आसानी से कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए तो क्या बना, के स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब इस टर्म बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये दोनों अब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे क्या, देखिए तो ये पूरे टर्म के इक्वल हो गया, कैंसिल हो गया। जैसे ही कैंसिल होगा तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, यानी कि के का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 1, यानी कि जैसे ही के इक्वल टू हम 1 फाइंड कर दिए, अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, इस के वैल्यू को हमको क्या करना है, इक्वेशन में पुट कर देना है। कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन सेकेंड में हम पुट करेंगे। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड में इसको पुट करते हैं, इस के वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, इसको के वैल्यू, तो क्या करेंगे, के इक्वल टू 14, क्या करेंगे, 14 वैल्यू ऑफ 14 क्या कर देते हैं, वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म जो आपको बन सकता है सेंटेंस, के इक्वल टू 1 इन इक्वेशन किसमें, सेकेंड। आप बोलेंगे कि सेकेंड में ऐसा क्यों किया, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा कि सेकेंड में हम क्यों पुट करें। तो के इक्वल टू 1 जैसे ही सेकेंड में पुट करेंगे तो देखिए क्या है, सेकेंड इक्वेशन ए सी इक्वल टू क्या है, के डी सी है, और यहाँ पे जैसे ही हम के की जगह पे 1 पुट करेंगे तो के ए सी इक्वल टू क्या होगा, डी सी। अब यही के ए सी इक्वल टू डी सी भी आपको बताएगा, इस प्रूव करने में आपको हेल्प देगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक थ्योरम क्या होता है, वो थ्योरम अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट होगा। जैसे ही ए सी ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं तो आप एक पॉइंट नोटिस किए होंगे, थ्योरम पढ़े होंगे 9th में। तो थ्योरम क्या कहता है कि जैसे ही साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि इस AC साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, BC है, ये B एंगल है क्या, देखिए नहीं समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा।
यही अब समझने वाली बात है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या, आप इसके हर एक स्टेप को समझने का कोशिश कीजिए। जैसे ही हम प्रूव कर दें कि ये साइड इक्वल है, तब हमारा काम क्या रहता है कि इस साइड के सामने का एंगल और इस साइड के सामने का एंगल, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि आपको मालूम होगा कि अगर AC इक्वल टू BC है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। यानी कि मेरा काम क्या था कि साइड को इक्वल कर देना। जैसे ही साइड को इक्वल किए AC और BC को, तो जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो यानी कि अब यहीं पे डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, जैसे ही ये इक्वल हुआ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल B, और ये एंगल A इक्वल टू एंगल B आपका क्या हो जाएगा, यही आपका प्रूफ कहलाएगा। यानी कि ये क्या होगा, प्रूफ हो गया। अब जैसे ही प्रूफ हुआ तो इसका रीजन देंगे कि ऐसा क्यों होता है प्रूफ। तो इसका रीजन आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रीजन देने के लिए यहीं पे ब्रैकेट में इस इंफॉर्मेशन को लिखना है, इसके ब्रैकेट में। तो इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ही प्रूव करते हैं तो उसके बगल में लिखा जाता है कि ऐसा क्यों लिखे हैं। तो ऐसा लिखने का रीजन क्या होगा, तो इक्वल साइड, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इस ब्रैकेट का जो वैल्यू है, इस ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखना है वहां पे उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखेंगे, इक्वल साइड अपोजिट एंगल, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। देखिए सेंटेंस आप पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, इक्वल साइड अपोजिट एंगल, बस इक्वल साइड अपोजिट एंगल, या इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। यानी कि जैसे ही साइड इक्वल होंगे उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। आपको केवल यही रिमेंबर करना है, जो इस फिगर में भी हम बता चुके हैं। ये इस फिगर को आप समझने के लिए, एग्जाम में नहीं, आपको ये समझाने के लिए कि 9th में एक थ्योरम था जिसके बेसिस पर हम बोले कि AC इक्वल टू BC है, तो एंगल A इक्वल टू क्या होगा, B। अब क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू 7/8। ये क्वेश्चन नंबर 6 के बाद शायद 7 होगा, क्वेश्चन नंबर ये 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि cos थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। अब आपको बताना क्या है, किसका वैल्यू बताना है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। ये क्वेश्चन ये है। और सेकेंड क्वेश्चन, पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं प्रूव करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए क्या है, इसका वैल्यू कितना होगा इसके बेसिस पे बताना। तो देखिए अब यहाँ से ये क्या होते हैं, ये क्या वैल्यू होता है b, और ये क्या होता है p। तो जैसे ही b p और x फाइंड करने का कोशिश करेंगे तो ये हमारा लेंथी हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि पहले अलजेब्रा थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, उस अलजेब्रा को यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में देखिए a प्लस b a माइनस b, ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखाई देगा तो आपको मालूम होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर, ठीक है। और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, देखिए cos स्क्वायर थीटा, या यहाँ पे ना लिखते हैं, यहीं पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। अब पूछेंगे कि ये कैसे होता है, तो देखिए क्या होता है
हम आपको बता चुके हैं कि कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट थीटा इतना होता है, तो अगर कॉट थीटा इतना होता है तो ये स्क्वायर के साथ ये तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा होगा तो इन्फॉर्मेशन देखिए आपको पी बी एस फाइंड करने का जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट क्या था 7/8 यहाँ पे लिखेंगे और उसका क्या करना स्क्वायर। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन गया है 49/64। ये क्वेश्चन होगा। अब इसी में क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था। अब देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसा है, इसी से रिलेटेड दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि ये फाइंड कीजिए क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए दोनों एक ही है कि नहीं, ये डाटा और ये डाटा दोनों सेम है कि नहीं। देखिए इसी को सिंप्लीफाई किया तो कितना है, कॉट स्क्वायर थीटा है। यानी कि अब सेकंड क्वेश्चन जो था कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कुछ नहीं 7/8 का स्क्वायर कितना 49/64 हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया हुआ है, 3 cot a इक्वल टू दिया हुआ है 4 और हमको चेक क्या करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव करना है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये चेक करना है कि इक्वल हो रहे हैं या नहीं, ये इक्वल हो रहे हैं या नहीं, इसको चेक करना है। तो पहले हमको गिवन इन्फॉर्मेशन जो दिए हुए हैं उसके बेसिस पे जाएंगे। तो गिवन में मेरे पास क्या दिए हुए, गिवन में दिए हुए 3 cot a इक्वल टू कितना है 4। हमारे पास cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 होगा। cot a इक्वल टू 4/3 यानी कि tan a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 होगा। क्या tan और cot एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कि नहीं। tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ये 4/3 तो ये क्या हो जाएगा 3/4। जैसे ही ये 3/4 होगा तो इसको करेंगे कि किसका वैल्यू होता है p का और ये किसका वैल्यू होता है b का। p भी मालूम, मतलब h मालूम करना है कि h कितना होगा। तो h कितना हो जाएगा मेरे पास, क्या करेंगे 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 कितना आएगा 25। रूट से 25 कटेगा तो क्या आ जाएगा 5। एच का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, एच इक्वल टू क्या है 5 आ गया। जैसे ही एच इक्वल टू 5 आया तो हमको देखिए पी क्या दिया हुआ था 3, इसको इस जगह इंडिकेट कर दो, पी कितना था 4। इस तीनों डाटा का यहाँ केवल यूज किया जाता है, इससे ही पी भी एच केवल इन्हीं तीनों को, ये तीनों को हम इंडिकेट कर लेंगे ब्रैकेट में बॉक्स में रख देंगे और तीनों पे हम नोटिस करेंगे। अब इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा देखिए ध्यान से। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, इसको अगर हम प्रूव करते हैं तो पहला हमारे पास एलएचएस डाटा को यूज करेंगे। तो एलएचएस डाटा मेरे पास कितने दिए हुए, एलएचएस इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम क्या लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a है थीटा नहीं सॉरी, और 1 प्लस tan स्क्वायर a। चलिए इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे डाटा को प्रूव करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो tan स्क्वायर tan क्या होता है p/b, तो p/b का हम देखिए tan यहाँ पे दिया हुआ है गिवन इन्फॉर्मेशन है तो 3/4 तो tan कितना दिया हुआ tan इक्वल टू 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर करके वहाँ पे पुट करेंगे देखिए 1 माइनस 9 बाई क्या हो जाएगा 16 होगा, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन देखिए, इक्वल टू का साइन जब भी लिखेंगे इसके ठीक सामने लिखेंगे, इसके बीचों बीच में इक्वल टू होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही ये 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा लिख देते हैं, एक स्टेप बढ़ाते हैं एलसीएम। ये देखिए एलसीएम ये तो कितना होगा 9, फिर अगेन देखिए इसमें से करेंगे तो 16 अब प्लस क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए क्या
इक्वल टू देखिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है कि इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है। जैसे ही ये इक्वल टू का साइन यहां से यहां चेंज करके हो जाएगा तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। ये इक्वल टू का साइन जैसे ही यहां से यहां जाएगा तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। इसलिए इक्वल टू का साइन इतना इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसका इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि इसको बार बार अगर अच्छे से देखिए मार्क्स कहाँ से ऑपरेट होते हैं, यही छोटी छोटी चीजों से। ये छोटे छोटे चीज क्या बने कि इक्वल टू का साइन आपका चेंज नहीं होना चाहिए, केवल जो इक्वल टू का साइन जिस पोजीशन पे हुआ है जैसे ये इक्वल टू यहाँ जाएगा ना तो उसका आंसर कुछ और हो जाता है। ये सारे आपको सिंप्लीफिकेशन में हायर एजुकेशन में जाइएगा तो पढ़ना रहता है। तो इसलिए इसको हमको इक्वल टू के साइन को बराबर जगह पे रखना है जहाँ पे है। जहाँ भी इधर उधर चेंज होगा ये क्वेश्चन ही गलत करा जाएगा, ये रॉन्ग साबित हो जाएगा। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं ये क्या आता है 16 माइनस 9, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 और 9 तो कितना हो जाएगा 7, 9 7 क्या होता है 16। तो ये देखिए 7 डिवाइडेड बाई क्या 9 है। देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसको कुछ नहीं करना, अब ये 16 और 9 को ऐड करेंगे 16 और 9 तो कितना हो जाएगा 25, और ये 9 कहाँ जाएगा ऊपर इसका जाएगा ना, ये 9 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा ये डाटा किसके ऊपर हो गया 7/25 आपका आया ये डाटा। LHS का वैल्यू कितना आया 7/25, और इसको नोट करके रखेंगे कि कितना आया 7/25 के ऊपर होगा। देखिए इसको आप सिंप्लीफाई किए तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हुआ होना, ये क्या है 9 इसके लिए है। इसको जैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा 7/9, ये बन जाएगा 7/9 और ये बनेगा 25/9। ये 9 ऊपर 9 9 कैंसिल तो 7/25। अब इसका दूसरा स्टेप क्या होता है LHS है, तो RHS को देखते हैं कि RHS क्या होता है। RHS को जल्दी करते हैं। तो ये RHS में क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर ये है। चलिए cos स्क्वायर a, तो cos क्या होता है b बाई क्या होता है b बाई एच होता है, तो b बाई एच का स्क्वायर करेंगे b बाई एच का स्क्वायर। ये साइन क्या होता है p बाई एच का स्क्वायर, तो p बाई एच का हम स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही ये b बाई एच और p बाई एच का स्क्वायर करेंगे तब यहाँ पे जाएंगे b कितना है 4 और h कितना है 5, 4/5 का क्या करना है स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/25 माइनस। अब क्या करना है p बाई एच का स्क्वायर, p बाई एच p और h को ले लेंगे तो 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/25। अब इसको देखिए एलसीएम लीजिए, जैसे इसका एलसीएम लेगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना होगा 16 माइनस 9 7/25। अब देखिए नोटिस कीजिए हम यहाँ पे LHS का वैल्यू कितना है 7/25 और RHS का वैल्यू कितना है 7/25। तो LHS और RHS क्या होगा इक्वल हो गए, LHS इक्वल RHS इक्वल हो गए कि नहीं। जैसे ही ये इक्वल हो गए दैट मीन्स ये डाटा और ये डाटा क्या होगा इक्वल आपके होगा, यानी कि आपके 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ये दोनों क्या होंगे इक्वल कराएंगे, यानी ये क्या कराएगा ट्रू कराएगा, ये दोनों डाटा इक्वल होंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। नंबर 9 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इस 9 क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए हैं, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, और बी पे कितने डिग्री दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए क्या इन्फॉर्मेशन और क्या दिए हुए हैं गिवन में, आपके पास गिवन डाटा दिए हुए हैं कि tan A इक्वल टू क्या है 1/√3 दिए हुए हैं, tan A इक्वल टू 1/√3 दिए हुए हैं। अब इसके बेसिस पे
tan a इक्वल टू √/3 के बेसिस पे हम क्या जानते हैं कि tan a क्या होता है, क्या होता है, p/b होता है, होगा। तो इस a एंगल के लिए, एंगल a के लिए p कौन सा होगा, BC, तो हम BC लिख देते हैं। b कौन सा होगा, AB, तो हम AB लिख देते हैं। जैसे ही इतना लिखे तो ये किसके इक्वल है, गिवन इन्फॉर्मेशन में देखिए तो tan a किसके इक्वल है, 1/√3 के इक्वल है, तो 1/ हम √3 लिखे। जैसे ही इतना लिखे हैं तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से, BC/AB इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, 1/√3। जैसे ही BC/AB 1/√3 हुआ तो हम यहाँ से देखिए BC/AB मालूम, अब हम इसको मालूम कर सकते हैं AC क्या होगा, तो AC इक्वल टू क्या लिखेंगे यहीं से, AC इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं। तो AC क्या है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है, दोनों के स्क्वायर के इक्वल, रूट अंडर में 3, √3 का स्क्वायर 3 + 1, ये कितना हो गया, √4, और ये √4 का वैल्यू कितना हो गया, 2। यानी कि हमारे पास AC इक्वल टू क्या आ गया, AC इक्वल टू मेरे पास आ गया 2, जो हम ये फाइंड किए। AC इक्वल टू क्या हो गया, √2। BC इक्वल टू कितना दिया हुआ है, AC, तो BC इक्वल टू कितना है, 1। AB इक्वल टू कितना है, √3, और अभी फाइंड क्या किए, AC इक्वल टू कितना, 2। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन इतना हम फाइंड कर लिए, अब इसी के बेसिस पे हम जो क्वेश्चन है अब सॉल्व करेंगे। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल में हमको तीनों साइड मालूम हो जाए, AB, BC और AC, अब कुछ भी पूछे तो हम बना सकते हैं। तो देखिए अब क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिए हुए उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या दिए हुए क्वेश्चन, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिए हुए इसमें कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, इतना दिए हुआ है, sin A इंटू cos C या cos A इंटू sin C। अब sin A बताइए इस फिगर में देख के, अलग अलग नहीं फाइंड करना है। sin A इस फिगर में देखिए, A के लिए sin A पहले होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि P/H। तो P कौन सा है, एंगल A के लिए P क्या है, BC, चलिए लिख देते हैं BC बाई AC लिख दिए, इंटू cos C। अब किसको देखना है, इस एंगल को देखना है। अब इस एंगल के लिए पहले cos होता क्या है, B/H, तो B क्या होगा इस एंगल के लिए, BC, तो BC लिख देते हैं। AC B/H, H तो हमेशा AC ही रहेगा ना, हो गया इतना, प्लस cos A। अब इस बार इस एंगल के लिए cos A पूछ रहा है, तो cos A होता क्या है, B/H, तो इस A एंगल के लिए B कौन सा है, AB, AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हमेशा AC ही रहेगा, यानी कि AB बाई क्या हो गया, AC इंटू साइन C। देखिए साइन C क्या होते हैं, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके लिए, इस एंगल के लिए C के लिए AB बाई AC, AB बाई AC। अब जो वैल्यू है, वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे सारे वैल्यू को वहाँ पे पुट करेंगे। तो BC क्या फाइंड किया है, 1। अब यहाँ पे AC क्या फाइंड किए हैं, 2, तो 1/2 इंटू BC 1/2 प्लस AB कितना है, √3/2 इंटू √3/2। अब यहाँ से देखिए 1/2 कितना हो गया, 1/4 प्लस √3 मिल के क्या बन गया, 3, और ये कितना बन गया नीचे में 4। जैसे ही
इसका हम एलसीएम लेंगे, बेस सेम है तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 4/4, यानी कि क्या आ गया 1। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ 1। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ये आंसर हो गया। इतना में आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ये जब डाटा दिया हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कॉस ए दिए हुए हैं, कॉस सी दिए हुए हैं, माइनस साइन ए दिए हुए हैं और साइन सी दिए हुए हैं। अब इसको भी इसी तरह पुट करेंगे, कॉस ए, कॉस ए क्या होगा, तो देखिए कॉस ए अब देखने के लिए अब यहाँ पे भी नहीं देखते। अगर फर्स्ट क्वेश्चन बना लिए तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही कॉस ए के जगह पे देखिए क्या लिखे हैं, कॉस ए के जगह पे क्या लिखे हुए हैं, ए बी बाई ए सी। तो ए बी बाई ए सी यहाँ पे लिख दीजिए, ए बी बाई ए सी इंटू कॉस सी। देखिए कॉस सी क्या फाइंड किया, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी माइनस साइन ए, साइन ए बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी इंटू साइन सी, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। यानी कि एक क्वेश्चन में आप फाइंड कर लिए, इसको देख के इस फिगर को आपको क्या करने हैं, पहले फिगर से समझने हैं कि क्या होता है साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। जैसे ही इतना आप फाइंड कर लेते हैं कि ये इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, आपको ऐसा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, अब यहाँ पे हमको वैल्यू पुट करना है केवल ए बी। अब देखिए सारे डाटा अब आपके सामने हैं। ए बी कितने हैं √3, ए सी कितने हैं 2, तो √3 बाई क्या लिखने हैं 2 इंटू बी सी कितने हैं 1 और ए सी कितने हैं 2, तो 1/2 माइनस बी सी बाई ए सी अभी पुट किए 1/2, बी सी बाई ए सी अभी पुट किए 1/2 इंटू ए बी बाई ए सी यहाँ पर भी पुट किए, यहाँ पर भी ए बी बाई ए सी है, तो ये कितना है √3/2। अब देखिए दोनों डाटा सेम है क्या, √3/4 माइनस √3/4, ये दोनों क्या हो जाएंगे √3 माइनस √3 0/4, यानी कि क्या हो गया ये 0। देखिए आप लोगों को 10th में है तो इतना आपको कैलकुलेशन करते चलना है, नहीं तो देखिए ध्यान दीजिए यहीं पे स्मार्ट वे में सोचते तो ए बी ए सी बी सी ए सी, बी सी ए सी ए बी ए सी, यानी दोनों टर्म सेम है, यहीं पे दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाते हैं। लेकिन नहीं, 10th में है, हमको बोर्ड एग्जाम में अगर बनाना है तो हमको क्या करना होगा, इस तरह से एक एक स्टेप को आगे बनाना है और बताना है कि आंसर क्या होगा। तो आपके ये रिजल्ट क्या हो गए 0, सेकेंड का रिजल्ट 0, फर्स्ट का रिजल्ट 1। इसके साथ आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तब तक आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, इसमें देखिए क्या दिए हुए हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल इसमें भी दिए हुए हैं, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए क्या दिए हुए हैं P, Q और R। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें Q पर कितने डिग्री का एंगल दिए हुए हैं 90 डिग्री का एंगल दिए हुए हैं। अब हमको इसमें और देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं गिवन में। गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, देखिए क्या दिए हुए हैं कि PQ इक्वल टू 5, और देखिए क्या दिए हुए PR प्लस QR का सम दिए हुए हैं, PR प्लस QR का सम दिए हुए कितना 25। मेरे पास ये दो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन के हेल्प से
हमको देखिए ये साइड तो आपको मालूम है कि क्या है, पी क्यू इक्वल टू 5। अब ये साइड और ये साइड हमको नहीं मालूम है इंडिविजुअल, इन दोनों का सम मालूम है लेकिन ये दोनों नहीं मालूम है। तो पहले हमको क्या करना है, इन दोनों को मालूम करना है कि ये इंडिविजुअली इनका वैल्यू कितना है, क्यू आर और पी आर का। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी के बेसिस पे करते हैं ना। तो हम यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, आप क्या जानते हैं, वी नो डैट, आप जानते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होते हैं बताइए। तो यहाँ पे अगर एक स्टेप इंक्रीज करते हैं समझने के लिए आपको, पी आर स्क्वायर सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये दोनों का पी क्यू प्लस क्यू आर के स्क्वायर होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल होगा। आपके पास क्यू आर पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू का वैल्यू मालूम है ना, तो पी क्यू को हम फाइंड करने का कोशिश करते हैं कि पी क्यू स्क्वायर क्या होगा। पी क्यू स्क्वायर क्या होगा, मेरे पास पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। जैसे ही इतना हम फाइंड किए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना वैल्यू पुट करने का कोशिश करेंगे। तो पी क्यू के जगह पे क्या वैल्यू है 5, तो 5 का हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर दिए। इसको जैसे ही ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करने का कोशिश कीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या, तो देखिए तो एक बार इसको क्या करते हैं प्लस, और एक बार इसको क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं। कितना हुआ पी आर प्लस क्यू आर। तो क्या करेंगे अब इसके बाद, इसका स्क्वायर करने पे कितना आता है 25। जैसे ही इतना करेंगे इसको ब्रेक, तो हमारे माइंड में अब क्या आएगा कि गिवन इन्फॉर्मेशन में देखिए पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 25 पुट कर देंगे। जैसे ही ये 25 पुट किए तो अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या है पी आर माइनस क्यू आर है। अब देखिए अब पूछेंगे कि ये पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू क्या होगा 25/25 हो जाएगा। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, क्या आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू क्या आया 1 आया। इतना हुआ पी आर माइनस क्यू आर। ऐसा करने का देखिए रीजन क्या हो जाता है, जैसे ही आपको इसका प्लस मालूम कि पी आर प्लस क्यू आर का प्लस क्या है, तो इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं सेकंड। इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं फर्स्ट माने थे, इसको हम सेकंड मान लिए। जैसे ही दो इक्वेशन, दो वेरिएबल पी आर क्यू आर, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं कि सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएंगे। तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, केवल इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे। देखिए ऐड करके क्या आते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को लिखते हैं पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना है 25, पी आर माइनस क्यू आर ये कितने हैं 1। दोनों को क्या बोले हैं ऐड करने के लिए, ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे साइन चेंज होते हैं, नहीं होते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा 2pr। आपके पास क्या बचे 2pr इक्वल टू कितना हो गया 26, pr इक्वल टू क्या हो गया 26/2 यानी कि क्या इतना आ गया 13। जैसे ही pr इक्वल टू क्या आ गया 13, तो हमारे पास और क्या फाइंड करना है, pr इक्वल टू अब फाइंड हो गया कि हमारे पास क्या है 13, pq कितने हैं 5, तो QR क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे QR इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो QR मेरे पास क्या होंगे, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसी में पुट कीजिए ना, 25 में से 13 को माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 12 होगा। होगा 12, तो ये कितना हो गया 12। जैसे ही हमको तीनों साइड मालूम, अब आपको जो भी क्वेश्चन में पूछे
अब आपके क्वेश्चन में जो भी पूछे हुए हैं जैसे ही तीनों साइड मालूम हो जाते हैं तो आप कुछ भी अब फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या पूछा क्या है कि क्या क्या फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपका हो गया कि आप तीनों साइड फाइंड कर लिए। कौन कौन से साइड? जो ट्रायंगल में तीनों साइड दिए हुए हैं, ये तीनों साइड आपको मालूम, फिगर पे भी हम लिख दिए हैं कि फिगर में क्या है तीनों साइड। अब इसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपके पास कि साइन पी क्या होगा। तो बताइए तो इस P के लिए, इस एंगल P के लिए आपके पास परपेंडिकुलर क्या होगा? पहले साइन P होता क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? QR है, तो QR लिख दिए, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या है? PR, तो PR लिख दिए। QR का वैल्यू कितना फाइंड किया है? 12 पुट किए। PR का वैल्यू कितना फाइंड किया है? 13, तो 13 पुट कर दिए। यानी कि सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो देखिए ऐसे क्या है, साइन P इक्वल टू क्या है? QR बाई PR। साइन P इक्वल टू QR बाई PR होगा। जैसे ही इसके लिए QR बाई PR, तो QR और PR का हम वैल्यू पुट कर दिए, हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि cos P बताइए कि क्या होगा। cos P क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए बेस कौन सा होगा? PQ। तो हम क्या करते हैं? PQ लिखते हैं, PQ डिवाइडेड बाई PR। PQ का वैल्यू कितना है? PQ आपके इंफॉर्मेशन में या फिगर में यहाँ पे डिनोट कर देते हैं ताकि फिगर देख के हम आसानी से आंसर लिख सकते हैं। तो PQ इक्वल टू कितना है? 5 बाई क्या हो गया? 13। और आपका इसी में थर्ड क्वेश्चन क्या है? tan P आपका क्या हो जाएगा? P बाई B। तो परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर ध्यान देना है, परपेंडिकुलर बेस में ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। इस एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन से है? QR, और बेस क्या है? PQ। ये नहीं कि PQ बाई QR, तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग आंसर। क्या करेंगे? इस एंगल P के लिए QR बाई PQ, यानी परपेंडिकुलर क्या है? QR। तो QR लिखेंगे और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? PQ। QR का वैल्यू क्या फाइंड किए हैं? 12। PQ का वैल्यू क्या है? 5, तो 12 बाई 5। ये आपके हुए क्वेश्चन नंबर 10। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या दिए हुए हैं, इसमें थोड़ा ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन था इसलिए क्वेश्चन को लिख दिए हैं पहले। देखिए कि इसमें क्या दिए हुए हैं कि द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। तो क्या tan A का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 हो सकता है? तो देखिए इसको समझने के लिए क्या करते हैं, आप एक tan थीटा लिखिए और tan थीटा बोलिए कि होता क्या है? P बाई B होता है क्या? P बाई B, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। अब ये बताइए कि परपेंडिकुलर बेस में दोनों में से अगर ये बड़ा और ये छोटा हो सकता है कि नहीं? कभी P बड़ा तो कभी B बड़ा, कभी B बड़ा तो कभी P बड़ा। यानी कि एक रैंडमली एक वैल्यू अगर हम लेते हैं, मान लीजिए कि हम क्या लिए, एक ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे ही एक ट्रायंगल हम बनाएं ABC, तो देखिए 5, इसको मान लिया, इसको 12, तो ये कितना होता है? 13। 5, 12 और 13। ऐसे अगर साइड लिखें तो हाइपोटेनस तो हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो ये तो वैल्यू इन दोनों से बड़ा है। अगर ये tan थीटा अगर इस एंगल थीटा के लिए लेते हैं तो इसको अगर थीटा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 12/5। जैसे ही ये 12/5 होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा? जैसे ही डिनोमिनेटर टर्म छोटा होने का मतलब क्या हुआ? ये 1 से क्या वैल्यू होगा? इस 1 से क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर देन होगा, यानी कि ये वैल्यू कितना होगा? 1 से बड़ा होगा। 1 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं? 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये चलिए कि 1 से वहाँ पे तो बड़ा आ गया, लेकिन ये क्या कर रहा है कि वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। तो नहीं, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगा, लेस देन 1 होगा
लेकिन ऑलवेज नहीं होगा। देखिए इसी केस में 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप इस बेसिस पे नहीं समझते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने हैं इसके एंगल वैल्यू। जैसे ही हम एंगल वैल्यू पढ़ेंगे तो उसमें एंगल बेसिस पे आप आसानी से बता सकते हैं कि tan A जो होता है हमेशा लेस देन 1 नहीं होता है, उससे बड़ा भी होता है। तो देखिए यहाँ पे चेक भी किए तो उससे बड़ा भी हुआ, तो ये आपका सेंटेंस क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। ये आपका सेंटेंस क्या कहलाने लगेगा, फॉल्स। F से हम डिनोट कर रहे हैं, ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, फॉल्स। यानी कि ये आपके क्या हुए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन फॉल्स हो गए। सेकंड देखिए क्या करा है कि sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। कुछ एंगल A के लिए ये क्या हो सकता है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या लिखते हैं, जो दिए हुए हैं वो इंफॉर्मेशन। sec A आपके पास क्या है 12/5, 12/5। sec क्या होता है, sec क्या होता है, किसका उल्टा होता है, cos का। cos क्या होते हैं B/H, तो ये क्या होगा H/B। बताइए तो H का वैल्यू 12, B का वैल्यू 5, यानी कि H का वैल्यू B से बड़ा है ना, तो ये क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं कि नहीं। तो ये आपके इसके आंसर क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, सम वैल्यू ऑफ एंगल A, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ट्रू होगा। यानी कि इसको अगर आप लिखना चाहते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। थर्ड क्वेश्चन देखिए, cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। यानी कि देखिए इसको इतना सेंटेंस अगर नहीं समझ में आता है तो कुछ नहीं, आपको नोटिस करना है। देखिए क्या करना है, हम बताए भी हैं, cos A किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका होता है, cos A कोसेक का होता है क्या, cos और कोसेक में होता है कि कोसेक साइन का होता है। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, cos A कोसेक का नहीं होता है, होता किसका है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ पे लिखते हैं कि ये क्या होगा, ट्रू फॉल्स। इस क्वेश्चन को देखिए तो cos A क्या होता है, cos A जैसे ही लिखेंगे ये किसका होता है, 1/sec का होता है, sec A होता है। अगर ये रहता यहाँ पे सेकेंड रहता तो हम कह सकते थे कि ये ट्रू था। यहाँ पे सेकेंड तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, फॉल्स हो जाएंगे। ये आपके क्या हो गए, फॉल्स। थर्ड नंबर भी क्वेश्चन आपके क्या हुए, फॉल्स हो गए। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, इस फॉल्स होंगे, सेकेंड रहता तो ट्रू कहलाता, नहीं तो ये फॉल्स है। अब cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A कह रहा है अलग अलग, आपको हम बताए भी थे, या आगे जाके इस टॉपिक को पढ़ेंगे भी अच्छे से। तो देखिए इसको क्या करते हैं, कह रहा है कि cot A आप लिखिए और ऐसे लिखिए cot इंटू A लिखिए, ये क्या दोनों बराबर होंगे, नहीं, कभी नहीं होंगे ये दोनों बराबर। यानी कि cot यहाँ पे कह रहा था कि cot 30 एक वैल्यू लीजिए, और एक क्या कह रहा है कि cot है ना, cot 30 लीजिए, और एक कह रहा है कि cot ले लीजिए इंटू 30 लीजिए। अब बताइए इसका कुछ मीनिंग होगा, मीनिंगलेस होंगे, ये इस तरह से कभी संभव नहीं है। यानी कि cot के साथ हमेशा यहाँ पे क्या होते हैं, एंगल वैल्यू होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। तो ये भी आपके क्या हो गए, ये भी आपके क्या कहलाएंगे, फॉल्स कहलाएंगे, ये भी आपके क्या हो गए, फॉल्स। अब देखिए क्या करें, sin थीटा इक्वल टू 4/3, ये तो सबसे ईजी है क्योंकि sin थीटा आप सबको मालूम रहता है। sin थीटा क्या होता है, P/H, P के जगह पे क्या है 4 है, H के जगह पे क्या है 3 है। अब बताइए कि कभी P कभी H से बड़ा हो सकता है क्या, H इक्वल टू कह रहा है कि 3 है, अब P कह रहा है 4 है, कभी हो सकता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कभी नहीं होता है। देखिए इसको बोल रहा है कि ये हो गया 3 और ये हो गया 4 इस एंगल थीटा के लिए, ये कभी संभव है कि ये बड़ा होगा, नहीं, ये क्या हो जाएंगे, गलत होंगे। यानी कि ये भी सेंटेंस आपके क्या हो गए, फॉल्स हो गए, ये भी क्या हो गए आपके, फॉल्स हो गए। यानी कि कितने सही हुए, केवल सेकंड नंबर ट्रू है, बाकी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और 5 क्या हो गए, फॉल्स है।
इसको समझने का कोशिश कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट करके इसको समझने का कोशिश कीजिए जिस तरह से हम समझाएं। नहीं तो आगे जाके भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी इसमें जितने भी डाउट या क्लियर नहीं हो पाया होगा कुछ परसेंटेज आपका, तो आगे जाके जैसे जैसे ट्रिगो को और भी पढ़ेंगे तो ये अपने आप आपको लगेगा कि ये कुछ क्वेश्चन है, अपने आप में ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। थैंक यू। इसके साथ आपका हुआ 8.1 खत्म हो गया आपका। 8.1 में इतने ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू।